फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझने से पहले हमें इसके नाम को अच्छे से समझना होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म को देखें, क्रिटिसिज्म वर्ड को समझें, तो हम सभी जानते हैं कि क्रिटिसाइज़ होता है किसी की निंदा करना। बट लिटरेरी टर्म में क्रिटिसिज्म है कि जब किसी भी टेक्स्ट के वर्क को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्क को अगर हम उठाएं या उसको पढ़ें, तो जब उसको पढ़ते हैं तो उसके हर पहलू को देखते हैं कि वो किस तरीके से लिखा गया, उसमें क्या क्या जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, और उसमें क्या आयरनी है, और किस पहलू से उसकी जो है इसके इंटरनल जो है फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, हर चीज़ को समझा जाता है। तो ये होता है क्रिटिसिज्म। ये नहीं है कि सिर्फ उस टेक्स्ट को उठाया और उसकी निंदा कर दी और उसके बैड जो फीचर्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं होता है। लिटरेरी टर्म में क्रिटिसिज्म होता है कि उस टेक्स्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना, उसको जांचना, उसके हर फीचर्स को, स्ट्रक्चर्स को, फॉर्म को, डिवाइसेस को जांचना, देखना, एनालाइज करना, ये होता है क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है? न्यू क्रिटिसिज्म है एक नए तरीके का क्रिटिसिज्म। जैसे कि मॉडर्न टाइम अब चल रहा है, हम आपको बहुत आसान तरीके में समझा रहे हैं। तो ये न्यू क्रिटिसिज्म है नए तरीके से एक टेक्स्ट को समझना, उसको पढ़ना, उसको जांचना, उसको एनालाइज करना। तो ये हुआ मॉडर्न टाइम का, यानी कि ये मॉडर्न टाइम का एक क्रिटिसिज्म है, जिसे कि मॉडर्न टाइम में इसे प्रोपाउंड किया गया, इसने अपनी स्पीड पकड़ी। और मिड 20th सेंचुरी कह सकते हैं, मिड 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है जॉन क्रो रैनसम का। जॉन क्रो रैनसम। तो जॉन क्रो जो रैनसम थे, उन्होंने 1941 में एक बुक लिखी सेम नेम से ही, न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म नाम से एक बुक लिखी, जिसमें कि उन्होंने टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए, सिर्फ टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए स्ट्रेस दिया, एम्फसाइज़ किया कि केवल एक टेक्स्ट को ही समझे, ना कि इधर उधर की। अगर हम देखें कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसने क्या सोच कर एक वर्क को लिखा था, लिखते हुए वो क्या सोच रहा था, या हिस्ट्री, उस वक्त जिस वक्त ये वर्क लिखा गया, टेक्स्ट लिखा गया, उस वक्त आसपास का जो एटमॉस्फेयर थी, लोगों का राय उस वर्क के बारे में क्या थी, इन सभी को उन्होंने नेगलेक्ट किया और कहा कि सिर्फ जो है लिटरेरी वर्क को ही पढ़ा जाए, समझा जाए, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा जाए। तो ये होता है न्यू क्रिटिसिज्म। इसमें क्या किया जाता है कि ऑथर की बायोग्राफी, इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि ऑथर कहाँ से है, कौन से जो है कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी क्या सोच है, वो क्या एक वर्क लिखते हुए उसने क्या सोचा, क्या फील किया, क्या एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों से परे एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट अपने आप में ही कंप्लीट होता है। न्यू क्रिटिसिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न टाइम। ये मॉडर्न टाइम का एक प्रोडक्ट है, स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी, एक लिटरेरी थ्योरी है, एंड अ मूवमेंट इन 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट जो थी स्टार्ट हुई थी। जैसे कि हमने बताया 1941 में जॉन क्रो रैनसम की बुक आई थी न्यू क्रिटिसिज्म, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि जो इसके रूट्स थे, इसकी जड़ें जो थी न्यू क्रिटिसिज्म की, इसने पहले ही अपनी जड़ें बना ली थी, इसके बारे में बातें होने लगी थी 1920 से और 30s से जो है इसने अपनी जड़ें जो थी वो बना ली थी। एम्फेसिस अपॉन द क्लोज स्टडी। न्यू क्रिटिसिज्म किस चीज़ पर एम्फेसिस करता है, किस चीज़ पर स्ट्रेस देता है? ये स्ट्रेस देता है कि क्लोज स्टडी सिर्फ एक टेक्स्ट की ही की जाए। मान लीजिए हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, सपोज़ कीजिए, हमें ये नहीं जानना है कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या था, ऑथर की इंटेंशन क्या थी, रीडर ने पढ़ते हुए क्या फ़ील किया। तो सिर्फ टेक्स्ट के भीतर जो है चीज़ों को समझना है। और वो भी कैसे समझना है कि एक टेक्स्ट है, उसमें
जो मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, आयरनी हैं, कैसे कैसे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि रीडर जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। टेक्स्ट के भीतर ही इन चीज़ों को समझना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले उसका इंट्रोडक्शन देखें, उसकी ऑथर का पूरा बैकग्राउंड समझें, तब जाके हम समझेंगे कि उस वक्त देश का माहौल क्या था। मान लीजिए कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर एक वर्क लिखा गया, तो अब हम ये पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट में देखेंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में कैसे कैसे डिज़ास्टर हुए, कैसे कैसे जो लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की गई। तो उस पर्सपेक्टिव से हम जो एक वर्क को समझेंगे नहीं। वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट होता है, जो न्यू क्रिटिक्स थे वो कहते थे कि उनका मानना था कि एक वर्क अपने आप में ही कंप्लीट होता है, उसके आसपास या बाहर नहीं देखना चाहिए। एप्रिसिएशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क की, एक लिटरेरी वर्क में जो टेक्स्ट होता है हमें उसी को ही अप्रिशिएट करना चाहिए। फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट इंटरनल फीचर, यानी कि फोकस सिर्फ हमारा जो उसके इंटरनल फीचर्स होते हैं, सच है इसकी फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा गया है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी थीम है, क्या लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या इसके डिवाइसेस हैं, जैसे कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मेटाफर है, पैराडॉक्स है, क्या आयरनी है, उन सभी फीचर्स पर हमें फोकस करना चाहिए। डोंट पे अटेंशन टू ऑथर्स बायोग्राफी, ऑथर की बायोग्राफी क्या है, वो कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई, क्या उसकी सोच थी, वो किस सोच को मानने वाला था, या किस पार्टी से, क्या पॉलिटिकल थॉट्स, सभी को हमने पूरी तरह नेगलेक्ट करना है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, और किस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, यानी कि जब लिखते हुए आसपास क्या था, देश का माहौल क्या था, कंट्री में आसपास की एटमॉस्फेयर क्या थी, या फिर लिखते हुए एक राइटर जो है वो कहाँ बैठा था, क्या सोच रहा था, और क्या सोचते हुए उसने एक वर्क को लिखा था, किससे प्रभावित होकर उसने ये लिखा था, इन सभी से कोई लेना देना नहीं है। और द रीडर्स रिस्पॉन्स, और रीडर रिस्पॉन्स की बात करें तो रीडर रिस्पॉन्स यानी कि जब कोई एक टेक्स्ट हम या आप पढ़ते हैं, मान लीजिए हम रीडर हैं और हमने ये देखा एक हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा एक वर्क का, और यही जो हमारा इफ़ेक्ट है इसको हम दूसरों से बयान करते हैं, तो ये इसे हम क्या करते हैं, पास ऑन कर दिया हमने इस इफ़ेक्ट को, तो ये रिस्पॉन्स जो है दूसरों तक पहुंचा, तो दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो हमारे रिस्पॉन्स के हिसाब से उस जो वर्क है उसको समझेगा, देखेगा। तो वो कहते हैं कि एक रीडर को क्या फ़ील होता है, सिंपैथी फील होती है, वो एंग्विश फील करता है, गुस्सा फील करता है किसी, या वो सैड हो जाता है, इस चीज़ से किस उसका टेक्स्ट का कोई लेना देना, टेक्स्ट अपने आप में कंप्लीट है। तो एक टेक्स्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए न्यू क्रिटिक्स ने कहा कि वो उसको ही उस पर ही फोकस करना है। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। इसके जो इम्पोर्टेंट जो की फिगर्स हैं इस मूवमेंट में, उसमें नाम आता है जॉन क्रॉ रैंसम, जिन्होंने 1941 में बुक लिखी न्यू क्रिटिसिज्म। क्लेंथ ब्रूक्स, विलियम एमसन, आई ए रिचर्ड हैं, और टी एस इलियट। सॉरी। तो आप ये पांचों नाम जो हैं ये अच्छे से याद रखिएगा न्यू क्रिटिक्स का। तो आई होप आपको अच्छे से ये जो मूवमेंट है, ये टर्म है, अच्छे से समझ आई हो गया। हमने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों, न्यू क्रिटिसिज्म में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ही टफ टर्म है या बहुत ही टफ एक थ्योरी है। ये है कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्क को पहले पुराने टाइम में उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से समझा जाता था, या लिटरेरी जो आसपास का माहौल था, लिखते हुए राइटर की थॉट्स, इस सब से प्रभावित होकर एक वर्क को समझा जाता था। बट धीरे धीरे जो है राइटर्स की सोच बदली, न्यू क्रिटिक्स आए तो उन्होंने जो है अपनी थ्योरी को पेश किया। इसमें दो जो थ्योरीज़ हैं उनको भी बहुत समझना ज़रूरी है, जैसे कि इफ़ेक्टिव पॉलिसी और इंटेंशनल पॉलिसी। इनको भी कम्प्लीटली जो है इसमें नेगलेक्ट किया गया है, इफ़ेक्टिव पॉलिसी और इंटेंशनल पॉलिसी। इंटेंशनल पॉलिसी हम राइटर के कंटेक्स्ट में समझेंगे, इंटेंशन पॉलिसी के हिसाब से कि इंटेंशन क्या थी राइटर की लिखते हुए, तो इसको कम्प्लीटली नेगलेक्ट करना है, इसको हमने कोई ध्यान नहीं देना है न्यू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग। और दूसरी आती है अफेक्टिव पॉलिसी। अफेक्टिव यानी क्या इफ़ेक्ट पड़ा है रीडर के ऊपर,
एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। तो इस जो रिस्पॉन्स है इसको भी कम्प्लीटली जो है साइड करना है, नहीं ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स। तो ये दोनों जो फॉलिसीज़ हैं ये भी जो है कम्प्लीटली जो है इसमें इसको अवॉइड किया गया है न्यू क्रिटिक्स के द्वारा। तो आई होप आपने अच्छे से इस टर्म को समझा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वर्क में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।